बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को इस वक्त बजट 2024-25 के ऊपर शदीद बहस चल रही है और जो बड़ा अहम सवाल है वो टैक्सेस के हवाले से है। मामला ये है कि नॉन फाइलर्स के जो फ़ोन होंगे, उनके बिजली और गैस के जो कनेक्शन हैं उनको काटने के साथ साथ एक ये भी तजवीज़ दी गई है कि उन्हें बैरून मुल्क सफ़र से भी रोक दिया जाएगा, यानी पाबंदी लगाई जाएगी। सबको टैक्स तो लाजमी तौर पर देना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ा दावा भी किया है। मामला यह है कि क्या हुकूमत समझती है कि डरा धमका कर लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जा सकता है, टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सकता है। एक और भी सवाल है कि जो लोग इलाज मुआवजे की गर्ज से नॉन फाइलर हैं मगर इलाज मुआवजे की गर्ज से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट उनको भी रोकेगी? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए साबिक चेयरमैन है FBR के शबर जैदी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। शबर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर बड़ी मुतहरक कारोबारी शख्सियत हैं रिजवान खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शबर भाई आपसे शुरू करता हूँ कि इन्होंने 4000 हमें ये तासुर दिया गया था कि जनाब इस दफ़ा कोई मुकद्दस गाय नहीं रहेगी और हम तमाम पावर लॉबीज़ या बड़ी बड़ी जो बैठे हुए हैं लोग अजदहे की तरह टैक्स नहीं देते, इन पे हाथ डालेंगे। फिर हमने देखा कि रिटेलर पे भी कोई हाथ नहीं डाला, बिग एग्रीकल्चर के ऊपर भी नहीं डाला, बैंक्स का भी बड़ा मज़ा रहेगा क्योंकि 7,500 के करीब कर्जे उनसे लिए जाएंगे तो उनका मुनाफा भी बड़ा आला रहेगा। और 4000 के जो है उन्होंने नए टैक्सेस किए हैं। आप हमेशा ये कहते रहे कि इससे भी ज़्यादा लिए जा सकते हैं मगर आपका फार्मूला ज़रा डिफरेंट हमेशा रहा। तो ये जो 4000 करना चाह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं 3.5% जो है हम ग्रोथ रेट भी लेंगे और ये 4000 रुपये में टैक्स ख़ास तौर पे ये एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उन पे जब इस तरह का किया जाएगा, पहले ही -8% टेक्सटाइल्स जा चुकी हुई हैं, तो इतनी शरह नमू कैसे लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर ये समझते हैं कि ये 4000 का जो इंक्रीज है ये कर लेंगे ग्रोथ के साथ, तो मेरा ख्याल है इनको बुनियादी मईशत के बारे में तालीम नहीं है। अगर ये पैसे उन्होंने कलेक्ट कर लिए तो इकनॉमी हर हाल में स्लो होगी क्योंकि कोई भी ऐसा मेजर नहीं है जिससे आम आदमी के लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि हमारा किस्सा क्या है। हम 13,000 टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, 4000 हम पेट्रोलियम लेवी टाइप इकट्ठा करेंगे, हम 17,000 कलेक्ट करेंगे टोटल। 17,000 में से हम 7,000 दे देंगे सुबह, बाकी बचेगा 10,000। ठीक है, बाकी बचेगा 10,000। अब हमारे जो खर्चे गैर पैदावारी हैं, खर्चे जिनसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई उनसे फायदा नहीं हो रहा, वो 17,000 है। तो जब 10 में 17 माइनस होगा तो 7,000 के नए कर्जे गवर्नमेंट लेगी। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कह रहा है कि इस बजट के साथ इन्फ्लेशन नहीं होगी और ग्रोथ होगी, तो वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहा है, उसको बुनियादी मईशत की कोई चीज नहीं पता। आप ये बता रहे थे शबर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सुन रहा था आपको जब ये आप फरमा रहे थे, आपने कहा कि मैं 2 बड़ी पाकिस्तान की कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, मुझे किसी ने मुझसे कोई नेगोशिएट तो छोड़े इतला भी नहीं दी, पूछा भी नहीं और एकदम आपके लिए टोटल सरप्राइज था। यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की 2 बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों का डायरेक्टर हूँ। ये खबर मैंने टीवी पे सुनी है और एक बंदा जो कि इस मुझसे बहुत बड़ा टेक्सटाइल का आदमी है, वो मुझे बार बार कहता रहा कि मेरे कानों में ये खबर आ रही है कि टैक्स होने वाला है एक्सपोर्ट, तो यार प्लीज औरंगजेब तुम्हारा दोस्त है, उसको समझाओ ये नहीं करे। तो इसका मतलब है वो बेचारा हवाओं में खेल रहा था। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो 30 साल से टैक्सेबल नहीं थी और वो टैक्स चाहिए, मैं मान लूंगा, 100% मान लूंगा कि होनी चाहिए, तो क्या आप एक FBR के कमरे में बैठकर ये फैसला कर रहे हो कि $32 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है उसे आप टैक्स कर रहे हो और मुझसे नहीं पूछ रहे कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या चाहते हो?
तो ये जो बाबू बैठे हैं बिहार में और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठे हैं, ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। हम तो भाई कराची में बैठे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये इनकी क्या हम इन लोगों के खाचे में पाकिस्तान को तबाह होने देंगे? मैंने आपको फिर दोबारा कहा कि हम कल सुबह, परसों सुबह रेलिवेंट आदमी से बात करेंगे। तो ये अगर ये बजट जो इतने धुआंधार तरीके से दिया, तो मतलब ये है कि अगले 18-20 दिन तक, जब तक ये वापस पास होगा, तो ये बजट नहीं रहा होगा, ये कोई और शक्ल, इसमें से आधी चीजें वापस हो जाएगी, ये तो आप कह रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये बजट में कुछ चीजें आई हैं, ये जब बजट पास होगा तो ये नहीं होगा और ये वापस होगा और फिर ये आगे पीछे होगा और सेटल होंगी। मेरा मकसद कहने का ये मतीन भाई, बात बड़ा सिंपल सी है ना यार। मुझे एक बात बताओ, मैं बिल्कुल एक सेंसिबल बात कर रहा हूँ कि 1% टैक्स था मेरा सेल पर सीट के ऊपर, उसको तुमने बढ़ाकर 39% कर दिया और उसके अनलिस्टेड कंपनी के लिए 55 कर दिया। क्या कोई सेंसिबल आदमी ये डिमांड नहीं करता कि उसकी बात, उससे टेक्सटाइल वाले से बात की जाती या उसको बताया जाता उसने ऑर्डर किस बेस पे लिए हैं? ये देखें, ये तो नुस्खा पाकिस्तान को तबाह करने का है ना। ये तो सीधा सीधा नुस्खा पाकिस्तान को तबाह करने का है। यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम इस साल बजट में 13,000 बिलियन लोगों की खून निचोड़कर हासिल करेंगे। 13,000 अरब का टैक्स रिसीव करेंगे मैं और आप और ये आवाम आदमी देगा, और उस 13,000 में से 9,700 में अपने इंटरेस्ट की मद में दे दूंगा। कैसे चलेगा ये मुल्क? 13,000 में से 9,700 आप इंटरेस्ट दे दें बैंकों को और फिर आप कहें कि मुल्क चल रहा है। ओ भाई, ये नहीं चल रहा, इसको समझने की कोशिश करें। 9,700 का खर्चा है इस साल इंटरेस्ट का, और जो आप इस साल बोरिंग करने जा रहे हैं, जो आपने खुद बजट में लिखी है, वो तकरीबन 7,000 बिलियन की है। 1,200 बिलियन का आपकी सब्सिडीज हैं, तकरीबन 1,200 बिलियन की आपकी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपका कोई तरक्याती खर्चा तकरीबन 0 के करीब आ गया है। तो आप ये कह रहे हो कि मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, मार्केट से 12,000 बिलियन रुपीज उठा लूंगा और 7,000 बिलियन और बोरो कर लूंगा और इन्फ्लेशन नहीं होगी। जी, मैं चाहूँगा रिजवान खान, आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लेदर एक्सपोर्टर हैं, कि एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो शबर भाई ने अभी कहा, ये जो टैक्सेस हैं अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री और ओवरऑल एक्सपोर्टर्स के हवाले से आप बड़े मुतरक हैं फेडरेशन के अंदर, तो ज़रा हमें समझाइए आप कैसे देख रहे हैं इसको। शुक्रिया आमिर साहब। मैं बस शुरू यहाँ से करूँगा कि हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नो अगर। यानी जिस मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, उसकी 2 जगह हैंगी, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरे एक्सपोर्ट्स। ये जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब का विजन लेके चल रहा हूँ, 1990 में नवाज शरीफ साहब ने एक्सपोर्टर्स की और एफबीआर उस जमाने में सीबीआर होता था, उनकी एक्सपोर्टर की तकलीफों को देख के, सीपीआर की हरेसमेंट को देख के, और वहाँ गवाह बैठे हैं शब्बर जैदी साहब, उनकी देख के कहा था कि नहीं, एक्सपोर्टर को आप सिर्फ टर्नओवर टैक्स दें। उस वक्त 0.50 टर्नओवर टैक्स लगाया था, जिसकी टैक्स इम्प्लीकेशन ये 0.50 नहीं है, इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन 8-10% आती। आज वो बढ़ते बढ़ते 1% है। उस 1% की टैक्स इम्प्लीकेशन जो आती है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15%। तो पहले ये क्लियर करें कि 1% टर्नओवर पे है, सेल्स पे है, और इसके जो हम अगर इनकम के शहर में जाएंगे तो तकरीबन 15% टैक्स ऑलरेडी देते हैं, जो कि बकौल शब्बर भाई के इतना आगे पहुंचा दिया है। अब बात यह है कि हम ये जो मिनिस्टर साहब की मैंने बात सुनी, जो उन्होंने उसका एक उज़र पेश किया कि बाकी सब सेक्टर जब जाते हैं एफबीआर, तो इनको भी जाना चाहिए, इसलिए हमने इनको टैक्स कर दिया।
ये एक अजीब सा एक आर्गुमेंट है, यानी कि शेर के आगे हमने अब एक्सपोर्टर को भी डाल दिया कि इनको कच्चा चबा के खा जाओ। हमारी साथ मसला ये है कि टर्न ओवर टैक्स का जो बेसिस थी वो ये थी कि यार इनको एफडीआर परेशान ना करे। वही वाली बात दोबारा शबर भाई के पास जाऊंगा मैं दोबारा ये मंतक, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आती, आप क्योंकि इस दस्त के पुराने सयाह हैं तो समझना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारा डेट ट्रैप बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ये अगले साल हमने बताया जा रहा है कि $23 बिलियन देने हैं और 12 बिलियन के रोल ओवर हैं। जो रोल ओवर्स अब आहिस्ता आहिस्ता यूएई ने फॉर एग्जांपल जो ऑयल के वो थी हमें उसकी एक्सटेंशन नहीं दी, यूएई भी फुट ट्रैकिंग कर रहा है, चीन से पता नहीं अभी क्या जवाब आया है। तो घूम फिर के तो कोई दुनिया में मॉडल नहीं है कि बगैर एक्सपोर्ट्स के जो है आप डेट ट्रैप से निकलाएं और तरक्की करें। तो ये मुझे इनकी बनता है कि ये सोच क्या रहे हैं, इम्बैलेंस और तजाद जो है शबर भाई कैसे देखते हैं इसको? देखिए बात सुने, रिजवान भाई मेरे जानने वाले हैं, बहुत पुराने। मैं रिजवान भाई को सिर्फ ये कहता हूं कि जो एहतजाज उनका नजर आ रहा है और जो उनका नाराजगी नजर आ रही है, इसको जरा जोर दे के कहें, घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि हर बंदे के साथ गुडी गुडी खेलें कि जी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा हमें जगह दी थी, अब हम खराब कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें पाकिस्तान की मईशत को चलाना है। हमें पहले ये फैसला कर लेना चाहिए, बस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है पाकिस्तान की कश्ती को फॉरेन करंट अकाउंट के खसारे से निकालने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो है वो ये है कि बांग्लादेश में जो इनकम टैक्स है एक्सपोर्ट पर, उसमें 50% रियायत दी जाती है। इंडिया का टैक्स जो टैक्स रेट है वो हमारे टैक्स रेट से आधे से भी कम है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात होगी ना मतीन भाई, वो ये होगी कि एक्सपोर्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड और शरीफ लोग हैं, जो सही तरह से कागज जमा करते हैं, सही अमाउंट पे एक्सपोर्ट करते हैं, अंडर इनवाइसिंग नहीं करते, वो कारोबार से आउट होंगे। और जो एक्सपोर्टर 2 नंबर काम करते हैं, जो पैसे बाहर रखते हैं, वो प्रमोट होंगे और पाकिस्तान और पैसे बाहर रखे जाएंगे और ये पूरी सनत की तबाही की बुनियाद है। मुझे तो लगता है कि ये भी एक साजिश है कि एक्सपोर्टरों को ये कहा जाए कि भाई पैसे बाहर रखो या क्यों लेकर आते हो पाकिस्तान में। तो क्योंकि आप सेल प्रोसीड पे टैक्स देते थे, आपने कहा यार बाहर रख लो, कोई जरूरत ही नहीं है, तो चाचे मामे की कंपनी बनाओ दुबई में, आगे चलो। तो सर मुझे तो अभी बिल्कुल मतीन साहब, मैं बिल्कुल सिंसियरली ये कह रहा हूँ कि मुझे ये एक्सपोर्ट वाली बात समझ ही नहीं आई। और कोई भी समझदार आदमी, दुनिया में कोई समझदार आदमी किसी भी चीज को एकदम से इस तरह नहीं करता। इसको एक दफा करते, अगले साल और करते, अगले साल और करते, अगले साल और करते। इससे ज्यादा आप बेइज्जती हो नहीं सकती है। मगर मैं 2 चीजें शबर भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्विकली। एक ये कि ये एक शक रहता है कि हमारे रेमिटेंसेस, तरसीलात और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इनमें प्रोपोर्शन नहीं है, इंडिया की ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो शक रहता है कि यहीं से कई दफ़ा पकड़ी जाती है, जैसे दुबई लीक्स में भी हुई, पहले भी, कि यहीं से पैसा टीटीओ के जरिए हवाला हुंडी जाता है और तरसीलात में आ जाता है। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि ये लोग बाहर पैसा रखेंगे और गालबन ये रेमिटेंसेस में यहाँ आया करेगा, हम वहाँ से लेंगे, एक्सपोर्ट से नहीं लेंगे, इसका मतलब है हमें टैक्सेस नहीं मिलेंगे। एक ये मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। दूसरा, हमें बड़ी इस दफ़ा उम्मीद दिलाई गई है जी हमने नॉन फाइनल को
डॉक्यूमेंट इस दफ़ा कर लेंगे। वो जो पहले एफर्ट थे वो गालबन 30,000 के से ज़्यादा लोग नहीं हैं जिन्होंने फाइलर बने हैं। तो अब जो कह रहे हैं कि जी एक मैसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिएगी, और आपके ज़माने से ये सिलसिला जारी, आपने बड़े तरीके बताए थे, अब ये वाकई इतने जितने ये पुरुम्मीद हैं ये हो जाएगा? देखो, मुझे दो बातें इस पे करनी है नॉन फाइलर के बारे में जी। ये बैठे ना चैम्बर वाले, इनसे पूछे, इनके सारे बंदे, इनकी रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर, इनकी चैम्बर की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट है कि सब फाइलर हो, ठीक है। आप इनसे पूछें कि मैक्सिमम टैक्स पाकिस्तान में किसी ज्वेलर का कितना है। मैं आपको पाकिस्तान कराची की बता देता हूँ। सालाना टैक्स, बहुत, मैं कोई 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सालाना टैक्स किसी भी ज्वेलर का पाकिस्तान में, सालाना टैक्स पाकिस्तान के बड़े ज्वेलर का, मैं कुछ 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो 3 लाख पर सालाना से ज्यादा लेता, 3 लाख रुपए। फाइलर है वो, आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ये नॉन डिक्लेरेशन का इशू नहीं है, ये अंडर डिक्लेरेशन का इशू भी है, जिसको ये समझ ही नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ नॉन फाइलर एक मुजरिम है, उसको आप सजा दें। आप उसको ज्यादा टैक्स लेकर आप उसे कह रहे हैं कि तुम चोर तो हो, बेईमान तो हो, मगर तुम 5 रुपए ज्यादा दे दो, हम तुम्हें बाइज्जत मान लेंगे। सही है। ये नहीं हो सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने ऑर्डिनेंस की इस पुरानी किताब में से लफ्ज नॉन फाइलर निकाल दिया था। मैंने अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा था कि इस किताब को खोलो, और जहां जहां लफ्ज नॉन फाइलर, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फाइलर बनाना इन्वॉल्व नहीं है, ये अंडर इनवॉइसिंग जो अंडर फाइलिंग होती है उसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल। मेरे पास सिर्फ लास्ट मिनट है, रिजवान खान प्लीज बताइएगा एनी लास्ट वर्ड्स ऑन दिस। एक्सपोर्टर्स का फाइनल टैक्स रिजीम को हटा के आप फिर ह्यूमन इंटरेक्शन में डाल दें, और इतना बड़ा सेक्टर जो कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का एक हिस्सा है, जिसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि आपकी IMF से जान छूटे, उसको आप दोबारा स्टोन एज में लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्क है इस माहौल में, जब आपको इतनी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। तो शब्बर भाई ने कहा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, लोग क्या करने लगेंगे, तो वही कुछ होगा जो उन्होंने फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जहरी साहब, रिजवान खान, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। अभी एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बजट है या जो मुआशी आशारियां हैं उनको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, जो टैक्सेस के हवाले से मामलात हैं या जो बजट के मामलात हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से रहनुमाई मजीद हम ले सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब से मैं बहुत ज़्यादा रहनुमाई चाहूँगा। वो इसलिए कि डॉक्टर साहब हमारे साथ वादा ये किया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस दफ़ा के इनकलाबी बजट लेके आएंगे जिसके अंदर जो है, क्योंकि इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए हैं तो उनकी कोई किसी किस्म का बख्शा किसी को नहीं जाएगा, बड़े बड़े माफियाज को, पावर लॉबीज को हाथ डाला जाएगा। तो आखिर में जो है नज़र ये आया कि उन्होंने जो है ना रिटेलर पे हाथ डाला, ना बिग इंडस्ट्री पे हाथ डाला, लंबा लारा लगा दिया पेंशन्स का कि जी वो करेंगे, और प्राइवेटाइजेशन से भी वो सिर्फ 30 अरब रुपया मांग रहे हैं। मैं जो आपसे समझना चाहता हूँ कि उन्होंने 4000 मतलब 40% के करीब जो है वो नए टैक्सेस लगा रहे हैं, 9000 से 13000 अरब रुपए पे चले गए हैं, और ख़र्चा 30% बढ़ा दिया है। साथ में कह रहे हैं कि वो 3.5% ग्रोथ रेट भी लेंगे। तो 40% टैक्सेस लगा के ये जो है इतनी ग्रोथ कैसे ले पाएंगे, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। पहले आप मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस बजट में पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को जो संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश थे
उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनका कोई हल तजवीज़ नहीं किया, बिल्कुल वाज़ेह है। और ये दूसरी बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मुल्की अशराफिया है, जैसे आपने ख़ुद कहा, और जो बैरूनी अशराफिया है, उन दोनों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की गई है। और एक जो मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर था, उससे ये बराह रास्त मुतासादिम है, और वो इज्जत दो के नारे को एक मरतबा फिर नफ़ी हो गई है। इसका मकसद जो मुझे नज़र आया है बजट का, वो तो सिर्फ ये था कि हमें IMF से कर्जा मिल जाए ताकि दूसरे आलमी मालियात इदारों से मिल जाए, रोल ओवर हो जाए और वक्त गुजर जाए। इसके अलावा मईशत की बेहतरी, अवाम की फलाह बहबूदी इसका मकसद था ही नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि इन्होंने कम से कम इस बात को शायद यकीनी बनाने की कोशिश की है कि ये जो 24वां प्रोग्राम IMF का हमारा है, 23 प्रोग्राम में तबाही आ चुकी है। अब इसमें बाद ऐसा लगता है ये 3 साल का प्रोग्राम होगा या 4 साल का, खुदा न खास्ता हम 25वें प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, उसके लिए इन्होंने बुनियाद रख दी है। मगर जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है इससे ज़्यादा, वो ये है कि इसमें कुछ ऐसी हैरानकुन तजावीज़ हैं जिससे डॉलराइजेशन होगा और लूटी हुई दौलत जिनके पास है, चोरी की दौलत है, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिस पर बात करने की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देखिए, इसलिए कि अब ये कहते हैं 45% तक हमने टैक्स लगा दिया और नॉन फाइलर्स के ऊपर भी कॉस्ट बढ़ा दी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि मईशत चूँकि डॉक्यूमेंट नहीं है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, तो इस बजट में आप देखेंगे कि बरामदात में इजाफा कम रखा है, तरसीलात में इजाफा ज़्यादा रखा है। ये हैरानकुन बात है। लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि जब हमने टैक्स एमनेस्टी दी थी तो उस वक्त ये कहा था कि आप 6% एक मरतबा दे दें और आपका पैसा माफ़, चाहे पैसा बाहर रखें। अब उन सबको फिर मौका दिया जा रहा है कि उस पैसे को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 9% पर एनम पे लगा दें, और जो 45% टैक्स लगा रहे हैं या 45 आप उस पर नॉन फाइलर पे लगा रहे हैं, उनको ये रास्ता दिया गया है कि आप ये नॉन फाइलर वाला टैक्स ना दें, 45% भी ना दें, इस पैसे को हुंडी हवाले के ज़रिए बाहर भेज दें और तरसीलात का हदफ हमने बढ़ा दिया है, उस पैसे को मंगा लें, वो टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। नंबर 1 ये मैं नंबर 1 पे ही मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप बड़े तवत्तर के साथ ये बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हमारी जो तरसीलात बढ़ती हैं, ये यही तरीक़ाकार है, ये यही से ही पैसा जाया जाता है और वहाँ से ये वापस आ जाता है तरसीलात की फॉर्म में। पहले TT पता नहीं हवाला हुंडी कैसे ले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसी के अंदर, उसी तरीके के, पुराने तरीके के अंदर एक नया तरीका डाल दिया गया बाहर भिजवाने का, यही कह रहे हैं आप? वो है, देखिए इन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर अभी देखिए 2011 से मैं कंपेयर कर रहा था, मेरे मुल्क की बरामदात बढ़ी है $8 अरब अरफ में, और रेमिटेंसेस बढ़ी है $20 अरब। दुनिया में होता नहीं है ये, तो बिल्कुल जो है वो पानी में दूध के कतरे डाल रहे हैं। मईशत तो इस तरह नहीं चलती है। इस साल भी जो इजाफा हुआ तरसीलात में हुआ है। अब होगा ये कि जिनको आपने टैक्स एमनेस्टी दी है और उनसे कहा पैसा बाहर ही रहने दें, अब वो उनको मौका है कि जो नया पाकिस्तान में 9% पे लगा दें पर एनम, और 6% उनको यकमुश्त एक दफ़े के लिए दिया था, उनका माफ़ हो गया। वो तरसीलात मंगा लें, वो दूसरा रास्ता है। तो सवाल, और तीसरा रास्ता ये खुला छोड़ दिया है कि जो आप दुबई से कर्जा लें बैंकों से 5% पर, उस पैसे को वहाँ से कर्जा लेके यहाँ ले आएँ और नया पाकिस्तान में 9% लगा दें। तो आप तो डॉलराइजेशन की तरफ मईशत को ले जा रहे हैं। सबको पता है, आज मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, रुपए की कदर गिरने वाली अगले माली साल में, हुकूमत को पता है। तो 9% वहाँ मुनाफा मिल रहा है, रुपए की कदर मिलेगी, गिरेगी, तो वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे? आप उनको रास्ता क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए मैंने कहा था मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया, आप डॉलराइजेशन कर रहे हैं, बचतों की शरह को डिस्करेज कर रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को एनकरेज कर रहे हैं, और जिन्होंने चोरी की भी है उनको मजीद फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये आदाद शुमार चीख के ये कह रहे हैं। अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं कि इन्होंने अभी कहा कि खुद इनसारी की बात कर रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि जो मुल्की बचतें हैं हमारी, वो 7.5% हैं इस वक्त सिर्फ। किसी ज़माने में ये पाकिस्तान में जो है ना, वो 17.7% हुआ करती थी। यानी सिर्फ मुल्की बचतों में हमने जो है वो 10,000 अरब रुपए इस साल हम कम वसूल कर रहे हैं। हम बचतों को डिस्करेज कर रहे हैं, डॉलराइजेशन से पैसा बाहर जाएगा। फिर मुल्क की सरमायाकारी है। मुल्क की सरमायाकारी किसी ज़माने में पाकिस्तान में जो है 19% हुआ करती थी, अब ये 13% पर आ गई। तो 10,000 अरब रुपये मुल्की बचतें आपने कम की और कोई 12,000 अरब रुपये मुल्की सरमायाकारी कम की। फिर आप कहते हैं हम खुद निसारी की तरफ जाएंगे, और टैक्सों में जैसे आपने इशारा किया और वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं।
अब ये जो कुछ इजाफा हो रहा है इसमें आप ये ना भूलें कि हमें 12% तो ये अफरात ज़र कह रहे हैं, ये 12% नहीं होगा, ये इससे बहुत ज़्यादा होगा। मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ। 3.5% ग्रोथ होगी तो 16% तो यही बढ़ने वाला है। प्लस नए टैक्सेस आपने कोई 2000 अरब के लगा दिए, तो जो टैक्स जीडीपी का तनासुब इन्होंने 2027 में रखा है ये उससे कम है जो माजी में 17-18 हम 14-15% रहते थे। तो जब आप 14.4% लिया करते थे जब भी मईशत बहरान का शिकार थी, आज मईशत तौबा व बर्बाद है और आप ये चाहते हैं कि उसको 11.5% पर करके मईशत को बहाल कर लेंगे। तो ये आदाद शुमार तो बता रहे हैं कि इसका जो है मकसद तो कुछ और ही है। हमें पाकिस्तान को जकड़ना है, पाकिस्तान की मईशत को जकड़ना है। कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आवाम को क्या मिलेगा, ग्रोथ रेट का क्या होगा, मुलाजमत का क्या होगा, 26 मिलियन बच्चों की तालीम का क्या होगा, 10 करोड़ लोग जो है गुर्बत के लकीर के नीचे हैं उनका क्या होगा। सिर्फ ये है कि कर्जा मिल जाए और बैरूनी लोग खुश हो जाएं जो ताकि जिनकी मदद से इक़्तिदार में आते हैं, ताकि अगले प्रोग्राम में जाके पाकिस्तान की गर्दन फंसा दें। जनाब डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप कोई फलसफा होता है ना, एक बजट दी जाता है उसके पीछे एक फलसफा होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए आप होता है। आपको इसमें से क्योंकि इतने ज़्यादा मुतज़ाद किस्म के इसके आते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब आप टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा देंगे और पहले ही टेक्सटाइल -8% पे ऊपर जो है पिछले साल की जो इकनॉमिक फिगर है वो माइनस में गई हुई है, ओवरऑल भी आपकी बुरी हालत थी, तो ये उसके बाद फिर ये तो आपको क्या इनकी इसका लार्जर क्या फिलॉसफी क्या समझ आती है, ये करना क्या चाहते हैं? ये आपने कितना आम नुक्ता उठा दिया। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ बरामदात बढ़ाना इनकी हिकमत अमली है ही नहीं, क्योंकि बरामदात बढ़ेगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इनका मकसद जो फिगर्स बता रही हैं वो तो तरसीलात बढ़ाना है, जाली तरसीलात। इसलिए कि जैसे आपने खुद कहा कि आपने बरामदात पर तो टैक्स लगा दिया, लेकिन मुझे जब टैक्स नहीं था, मैं आपसे एक फिगर देना चाहता हूँ कि 2011 में हमारा डॉलर 86 रुपए का था और हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर की थी। अब 14 साल के बाद डॉलर 86 रुपए से 286 पर आ गया और हमारी बरामदात आज भी जो है ना वो 33 अरब डॉलर का अपने हदफ रखा है। तो वो उस तरफ तवज्जो नहीं है, पूरी तवज्जो है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, काला धन रखने वालों को और जो है टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को, उनका अकाउंट रेगुलराइज हो जाए तरसीलात के जरिए, ताकि जो बेतहाशा इंपोर्ट्स के जरिए तिजारती खसारा होता है उसको कम करके क्या जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। इसको कहते हैं आग से खेलना, बिकॉज 111 सबसेक्शन 4 इस्टेब्लिश्ड है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। हुकूमत ने तस्लीम किया है, FBI ने तस्लीम किया है कि तो कई सौ अरब रुपए साल का इसमें टैक्सों का नुकसान, पैसा वापस चला जाता है। तो बरामदा जब आप बढ़ाना नहीं चाहते तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी डायरेक्शन सिर्फ वही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि IMF से किस्से मिल जाए, रोल ओवर हो जाए, आलमी इदारों से कर्जे मिल जाए। मुझे जो ख़तरा नज़र आ रहा है, जो आज मैं फिर बता रहा हूँ कि इस साल इस बात का खदशा है कि कुछ बैरूनी कर्ज़ों को रीशेड्यूल कराना पड़ेगा और खुदा ना खास्ता आगे चल के कुछ मुल्की कर्ज़ों को रीशेड्यूल कराना पड़ेगा, जो खौफनाक बात होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस AFB के जो FBR के रेवेन्यूज़ का हदफ है, तो ये बहुत बड़ा हदफ है, आप खुद फरमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यर्ज करूं कि सूबों को पैसा देने के बाद जो रकम बचती है, सूद उससे 4.5 अरब रुपया ज़्यादा है एक साल में। तो ये तो आप फंसा रहे हैं कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि मेरे मुल्क की कर्ज़ों को भी आप रिशेड्यूल करने के लिए मुतालबा आज नहीं करते हैं तो 2 साल की बात करें। ये तासुर दिया गया था कि जनाब दिन ब दिन हर साल हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, हमारा डेट ट्रैप जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है और इस दफ़ा ऑलरेडी कई मुल्कों ने रिलक्टेंट रहे हैं, रोल ओवर भी नहीं हो पा रहे। जिस तरह भी ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने उन्होंने हमारा पूरे रोल ओवर नहीं किए हैं और UAE की तरफ से भी रिलक्टेंस आ रही है, चाइना की अभी तफसील नहीं बता रहे हैं। मगर ये जो फिगर आ रहा है कि हमें अगले साल 23 बिलियन रुपया जो देना होगा
होगा जिसमें 12 बिलियन का रोल ओवर है। और साथ में ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब अगर यहाँ से ना मिला ये पैसे मिलेंगे नहीं अगर, तो फिर ये जो बाहर से आने हैं पैसे यूरो बॉन्ड और फॉरेन कमर्शियल लोन्स के 4.9 बिलियन डॉलर्स ये भी रुक जाएंगे। सो वो जो आप कह रहे हैं कि आगे रीशेड्यूल क्या बैंकरप्सी हो गई, तो फिर ये तो दोबारा ये तलवार तो ऊपर लटक रही है। देखिए ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इनका मकसद ये है कि फ़िलहाल हम चाइना जो गए थे, आप खुद सोचें कि अगर इनका मकसद सरमायाकारी होता तो बजट पेश करने के बाद भी जा सकते थे। वहाँ जाके उन्होंने बता दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब ये तो हम कर्जे, हमें IMF से कर्जा ही नहीं मिलेगा। IMF ने ये कहा है कि आप पहले रोल ओवर का इंतज़ाम करें तो हम आपको कर्जा देंगे, ये उनकी शर्त है। चाइना को जाके बता दी। अब चाइना ये सोचता है कि अगर पाकिस्तान किसी मुसीबत में फंसा तो CPEC को ऐसा झटका लगेगा कि उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को झटका लग जाएगा, जो दुनिया भर में 4000 अरब डॉलर वो कर रहे हैं। तो उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने वहाँ गए हैं रीशेड्यूल करने की बात करने के लिए। सरमायाकारी की बात होती तो फिर आप बजट के बाद जाते। बात दरअसल ये है कि ये गर्दन फंसा चुके हैं। और मैंने जैसे कहा कि अमेरिका भी फ़िलहाल ये चाहता है कि जब तक ये अफ़गानिस्तान की में हमारी मदद की उनको ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब है, गज़ा में जो है दहशत अमेरिका इसराइल जो है वो है जंगी कार्रवाइयाँ कर रहा है, यूक्रेन की जंग है, उस वक्त तक वो चाहते हैं कि मईशत कमज़ोर रहे मगर डूबे ना, बुरी तरह ना डूबे। तो कुछ ना कुछ वो रीशेड्यूल करा के, कुछ सऊदी अरब से कह के करा के ये हमारा गुजारा कराएंगे। लेकिन इस दौरान में मईशत को खोखली करके इतनी तबाही बर्बादी कर देंगे कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात गलत साबित करे, चीन भी अगर चाहे तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकेगा उस वक्त। अगर ये तारे ख़तरात हैं और वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि तमाम चैलेंजेस ख़तरात का इनको पता है। मुझे ही नहीं पता, वज़ीर ख़ज़ाना को शायद पता ना हो, वो इतनी चीज़ें समझते नहीं हैं। लेकिन कैबिनेट में जो दूसरे लोग हैं वो तो एक मिडिल क्लास बैंकर थे हबीब बैंक में आने से पहले, तो उनको तो नहीं पता ये बातें। लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि ये ख़तरात हैं। लेकिन इक़्तिदार अमरीका के खुशनुदी और ताकतवर तत्वों की मदद के लिए हर चीज़ को खुदा न खास्ता दाव पे लगा रहे हैं। और हमारा मीडिया मुमाज़रत के साथ वो सियासी बातों में लगा हुआ है। इस वक्त तो मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा उनसे कह तो देंगे 3 साल की हिकमत अमली तो ले आएँ कि 3 साल के बाद हमारा क्या हाल होने वाला है। अवाम तो शायद जो है ना वो अपनी परेशानियों में लगे हुए हैं कि जनाब उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह सैलरी की बढ़ी, उससे उन पर टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद पेट्रोलियम, बिजली और गैस के नर्ख अभी बढ़ने हैं, रुपए की कदर गिरनी है, तिजारती खसारा बढ़ना है, अगले साल में जारी हिसाबात का खसारा बढ़ना है, गुर्बत बढ़नी है। ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, रुपए भी गिरेगा। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सियासी करना और वक्त गेन करना, ये पाकिस्तान, मुझे लगता है पिछले बजट में हुकूमत ने हमारी ये कहा था तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी अपनाई। उनके अल्फाज बजट तकरीर में छपे हुए हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं ये तो पाकिस्तान के सलामती पर दाव पे लगा रहे हैं। वो जो कुछ हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ों को कैसे आप डिराई करेंगे? क्या इन चीज़ों को डिस्कस करना हमारी जो है SIFC की जिम्मेदारी नहीं है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी है? होने क्या जाना है 3 साल में? डॉक्टर साहब आपने जो ये एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट बताया, ख़ास तौर पे हमारी जो एक्सटर्नल जो डेट सर्विसिंग के हवाले से कि हम किस क्राइसिस में धंसते जा रहे हैं, दलदल में धंसते जा रहे हैं कि 23 बिलियन हमें चाहिए, जिसमें से 12 बिलियन रोल ओवर है अगले साल के लिए, और रोल ओवर्स बंद होने शुरू हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन का भी जो था वो ऑयल फैसिलिटी जो था उसको एक्सटेंड अभी तक नहीं किया। UAE भी फुट ड्रैगिंग कर रही है, तो पहले ही वो है। दूसरा, इनको जो उम्मीद थी कि ये एक IMF के साथ एक अच्छी रिपोर्ट आने से हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी, वो अभी तक जो है रेटिंग हमारी जो है वो बेहतर बिल्कुल नहीं हुई है, जिससे कि बाकी जो इदारे हैं वो, ये तो है एक्सटर्नल। मैं आ जाता हूँ अब इंटरनल के लिए जो आप हमेशा रोकते रहते हैं कि जनाब ये बैंकों का एक यहाँ पे एक लूट मची हुई है। इस दफ़ा दोबारा मैं देख रहा था कि 7,500 अरब तो ये इंटरनल फाइनेंसिंग है, बोरोइंग है डोमेस्टिक बैंक से। तो वही जो पहले 1200 अरब रुपया लेते हैं तो दोबारा उसी तार के लौंडे के पास जा रहे हैं और दोबारा इनके बनेंगे बैंकों का भी फ़ायदा। उसके बाद मैंने कहा जिस तरह कि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके पॉलिटिशियन वो लुट रहे हैं और ख़र्चे में ये 30% बता रहे हैं और उसके अंदर 75 अरब रुपया तो दे रहे हैं MNAs को
और अगर सूबों के अंदर जो वो बांट रहे हैं कुछ 150 अरब रुपया ये जा रहा है, वो जो लूटमार के लिए जो स्कीमें बनाई जाती हैं वो उनके लिए जा रहा है। फिर ना मेजर किस्म का एग्री बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर हाथ डाला गया, ना रिटेलर के ऊपर डाला गया। तो डोमेस्टिक की सिचुएशन भी वैसे ही है, एक्सटर्नल तो है ही है। देखिए ये बहुत जो आपने बातें कही ये बहुत खौफनाक हैं मगर सही हैं। मगर मैं आपको दो बातें और बता दूं, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तस्दीक करते हुए। इस वक्त जो पाकिस्तान में बैंक्स मुनाफा दे रहे हैं, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और 40A की खिलाफ वर्जी है, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये मुनाफा उसके मुताबिक नहीं दे रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट उसका एक्शन ले या कोई भी ले। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि ये मुनाफा बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, नंबर 1। मतलब खिलाफ जब आप कहते हैं ये कम दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देना चाहिए, कितना देना चाहिए? नहीं, उसमें ये है कि आप मुनाफे में शरीक करें, ये कानून है, कानून के अल्फाज हैं, शराकत है। और मुनाफा उनका जो है वो है 53% जो है, और 75% इस्लामी बैंकों का है और 53% जो है वो सूदी बैंकों का है। ये वहाँ से लूट रहे हैं। मगर एक फिगर मैंने जो आपको बताई थी, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा तवज्जो कर दें। मेरा मुल्क का जो पूरा बजट है वो 19,000 अरब रुपए की आउटले है, लेकिन 15,000 अरब तो 19,000 का तो बजट है, 15,000 अरब रुपया FBR कम वसूल कर रहा है, 10,000 अरब रुपया मुल्की बचतें कम है जिसकी वजह से कर्जों पर निसार है, और 12,000 अरब रुपया सरमायाकारी कम है, मुल्की सरमायाकारी। ये 3 आदत शुमार के बाद जो है अगर कोई बात नहीं समझना चाहता तो फिर तो अल्लाह ताला रहम करे। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है क्योंकि अब न्यू ग्रेड गेम है। अब न्यू ग्रेड गेम में मकासद कुछ और हैं, हमारी अहमियत कम हो गई है। चीन को कंटेन करना और भारत को ऊपर लाना ये बुनियादी चीज़ है। तो जब तक अफगानिस्तान का मसला है वो नरम हाथ रखेंगे, शायद सऊदी अरब से रोल ओवर भी करा देंगे, UAE से भी करा देंगे, लेकिन अंदर से मईशत खोखली हो रही है। ये चीज़ मुझे खौफ आ रहा है और ये बड़ी आपकी कौमी खिदमत होगी। आप आवाम को अगर बार बार ये एजुकेट करते चले जाएं, आवाम अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर मेरे ख्याल से इस मुल्क को शायद बचाने का मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आवाम अगर खड़े हों तो उनको जो है उनके साथ जो हाल होता है, इस जेलें भर गई हुई हैं, पाकिस्तान में जगह नहीं रहेगी। ना खड़े हो तो ये जो मसाइल हैं मतलब ये वो हैं, और सहाफ़ी अगर उसके ऊपर बात करें तो आपको पता ही है कि रोज़ नए कानून आ रहे हैं। अभी तो इस तरह के आ रहे हैं कि वो अपील करने के लिए भी 30 लाख रुपए जमा करें तो इजाज़त मिलेगी। तो मगर मैं लास्टली क्विकली कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़े बड़े अभी दावे किए जाते हैं कि वो कर लेंगे। इन्होंने, मैं देख रहा था बजट में सिर्फ 30 अरब रुपया डाला हुआ है कि हमें उसमें से आएगा, और इतनी बड़ी मैसिव किस्म की प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसमें से लेना अगर 30 अरब तो इसका मतलब है कि अभी बिल्कुल उसका प्रोसेस स्लो है, क्या है? अल्लाह का शुक्र किया करें। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, रिसर्च के बाद पाकिस्तान में निष्कारी का अमल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। 6,500 अरब रुपए के असासे बेच के खा गए और हमारा कर्जे बढ़ते चले गए। ये PIA अगर तो चुके ये कर ही चुके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट वीमेन बैंक की निष्कारी करना जुर्म है। भाई 50% खवातीन हैं, आप उस बैंक की 250 ब्रांचेस खोलें और उनसे कहें किसानों को, घरेलू खवातीन को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को, लाखों लोगों को कर्जा दें। 250-300 ब्रांचेस के लोगों को रिस्क फराहम करें। ये करने के बजाय, माइक्रो फाइनेंस करने के बजाय कभी भिखारी बनाते हैं, बेघरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी निष्कारी की बात करते हैं, कभी स्टेट लाइफ को जो है वो आप कह रहे हैं कि जी उसको हम बेच देंगे। क्यों बेच देंगे जब वो हर साल मुनाफा कमा रहा है? तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर भी कौम जिम्मेदारी कबूल करे कि आप ये खसारे का, तबाही बर्बादी का सौदा है। ज़रा कौम को बता तो दें कि अब तक जो कुछ हुआ है उसमें 90% नाकाम रहे हैं, इदारे बंद हुए हैं, नुकसान में गए हैं, आवाम को तबाह किया गया है। KSC आपके सामने, PTCL आपके सामने है। 800 बिलियन डॉलर सऊदी अरब, UAE ने हमें नहीं दिए 2005 से, जो अब तक 2 अरब रुपए की रकम बन जाती है सूद मिला के। ये तो तबाही का सौदा है। तो शुक्र करें कि शायद PIA के अलावा अगर और नहीं कर पा रहे तो मैं तो इसमें खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत हमेशा इट इज़ वेरी एजुकेटेड टू टॉक टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू उन्होंने पाकिस्तानी इकॉनमी पे की। इसके साथ ये आमिर साहब टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।